नमस्कार साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम आपको डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा लिखी गई जो किताब हमारे टीजीटी सिलेबस में है, उसी के आधार पे हम संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो संधि प्रकरण में हम पढ़ा रहे थे पर रूप संधि। पर रूप संधि का जो वार्तिक है वो उस वार्तिकों में हमने तीसरे नंबर की जो वार्तिक है सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम, आज उस वार्तिक को लेकर के आए हैं। आज हम सब मिल करके सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम वार्तिक का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ओर। तो सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम वार्तिक क्या कहता है, चल के देखते हैं। तो सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम वार्तिक जो है वो कहता है सकंधु आदि ऋषियों के अनुसार परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। इस वार्तिक की परिभाषा है साथियों, सकंधु। सकंधु ऋषि का नाम है। सकंधु आदि, सकंध्वादिश कह के कि सकंधु आदि जो ऋषि हैं, सकंधु आदि ऋषियों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार परवर्ती शब्द के आदि स्वर का, परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती स्वर का टी जो है, पूर्ववर्ती स्वर का टी परवर्ती स्वर के आदि स्वर में मिल जाता है। आदि स्वर में मिल जाता है। और कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। ये हमारा सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम वार्तिक की परिभाषा है। सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम वार्तिक कहता है, वार्तिककार कात्यायन कह रहे हैं सकंधु आदि ऋषियों के अनुसार, कि प्राचीन काल में सकंधु आदि ऋषि थे, उनके अनुसार कात्यायन जी कह रहे हैं कि सकंधु आदि ऋषियों के अनुसार परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती यानी बाद वाले स्वर का जो पहला वर्ण होता है वही वर्ण अस्तित्व में रहता है, और पूर्ववर्ती स्वर यानी बाद वाले स्वर के ठीक पहले वाला जो पूर्ववर्ती स्वर है और उस स्वर का जो टी होता है वो क्या होता है? परवर्ती यानी बाद वाले स्वर के जो आदि वर्ण है उसमें मिल जाता है और वहाँ कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। ये सकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम का वार्तिक है। एंगी परिरूपम संधि हम पढ़ रहे थे, तो उसी संधि में कि मतलब है कि
कोई भी वर्ण आए, पररूप एंग प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए बाद में, तो क्या हो जाता है, पररूप आदेश हो जाता है, यानी बाद वाला रूप हो जाता है। लेकिन वार्तिककार कात्यायन ने बहुत सारे वार्तिक दिए, जैसे यो चा अनुयोगा हमारा इसके पहले वार्तिक हमने पढ़ा था, और यो चा अनुयोगा के पहले हमने वा सुप्या पिछलेह पढ़ा था। वा सुप्या पिछलेह यो चा अनुयोगे, फिर अगला वार्तिक इन्होंने दिया सकंधादिषु पररूपम वाच्यम। तो सकंधु आदि ऋषि जो थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि पररूप संधि नहीं, पररूप संधि तो होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सकंधु आदि ऋषि जो थे उन्होंने कहा कि जो परवर्ती शब्द है, जो उसका आदि स्वर है, वही केवल अस्तित्व में रहता है। पूर्ववर्ती स्वर का जो टी होता है वो क्या होता है, आदि स्वर के पहले वाले वर्ण में मिल जाता है और वहाँ कोई संधि नहीं होती है, यानी पररूप संधि या कोई भी संधि नहीं होती है, जैसे का तैसा रूप लिख दिया जाता है। तो जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझाएंगे तब आप लोग के समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं, हम उदाहरण के द्वारा इस वार्तिक को समझते हैं। इस वार्तिक में जो कात्यायन जी ने समझाया है वो कैसे समझेंगे, तो इसका जो उदाहरण है, हमारा उदाहरण है करकंधु। करकंधु पहला उदाहरण क्या है, करकंधु। करकंधु का हम संधि विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा कर्क धन अंधु, कर्क धन अंधु, कर्क धन अंधु होगा। करकंधु का मतलब होता है कर्क, कर्क राजाओं का कुआं, कर्क राजाओं का कुआं, कुआं, कुआं समझ रहे होंगे आप लोग। कुआं का मतलब होता है, पहले जो है कुएं से पानी निकाल के ही पिया जाता था, तो वही कुआं, कि कर्क राजाओं का कुआं। अंधु मतलब कुआं होता है, अंधु का अर्थ क्या होता है, कुआं होता है, यानी कर्क राजाओं का कुआं। तो करकंधु का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कर्क के का में क्या है, आ है, और उसके बाद क्या है, अंधु का आ है। अब इस वार्तिक को लगा के देखते हैं। ये वार्तिक कह रहा है कि सकंधु आदि ऋषियों के अनुसार, सकंधवादि गण है जिसमें कई सारे शब्द हैं, जैसे करकंधु, सकंधु, कुलटा, तो वही उदाहरण उठा के इन्होंने रख दिया है। तो कह रहे हैं सकंधु आदि ऋषि के अनुसार जो परवर्ती शब्द का आदि स्वर होता है, परवर्ती शब्द का परवर्ती स्वर कौन है, ये कर्क जो है पूर्ववर्ती शब्द है, कर्क क्या है, पूर्ववर्ती शब्द है, और ये अंधु क्या है, परवर्ती शब्द है। कौन सा शब्द है, परवर्ती शब्द है। तो ये सूत्र कह रहा है परवर्ती शब्द के आदि स्वर का, यानी अंधु परवर्ती शब्द है, तो अंधु इस परवर्ती शब्द का आदि स्वर क्या है, ह्रस्व आ है। ये ह्रस्व आ ही आदि स्वर है। तो कह रहे हैं इसी आदि स्वर का हमने यहाँ निकाल लिया, अंधु का आ हमने यहाँ लिख दिया है और कर्क का आ यहाँ लिख दिया है। तो कह रहे हैं इसी आदि स्वर का अस्तित्व रहता है। कैसे रहता है, पूर्ववर्ती स्वर, यानी कर्क का जो आ है ये पूर्ववर्ती स्वर है, और अंधु का जो आ है ये परवर्ती स्वर है। फिर आगे कह रहे हैं पूर्ववर्ती स्वर का टी, पूर्ववर्ती स्वर का टी क्या है, आ है। ये आ है टी संज्ञक वर्ण है। अचो अंत्याद टी एक सूत्र है। टी संज्ञा किसकी होती है, अचो में जो अंतिम अच है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है। कर्क में कैसे होगी, जैसे कर्क का जब हम विच्छेद करेंगे, कर्क तो का हो जाएगा हमारा आ, फिर है रा, फिर का, फिर क्या हो जाएगा आ, कर्क। ये कर्क का वर्ण विच्छेद है। तो कह रहे हैं शब्दों अचों का जो अंतिम अच है, तो कर्क में अंतिम अच कौन है, का के बाद आ है, ये अंतिम अच है, नहीं ये अंतिम अच नहीं है।
रा है, रा आधा है क्योंकि कर्क के ऊपर रेफ है रा, तो ये आधा रा है। फिर का है, का हलंत लगाएंगे, आ निकल गया। तो अंतिम अच कौन सा है? अंतिम अच आ है और इसी अंतिम अच आ की अचो अंत्याद टी से टी संज्ञा हो जाती है। तो ये हमारा जो अंतिम अच है ये क्या है? ये टी संज्ञक आ है। तो कर्क का जो ये आ है ये टी संज्ञक है। क्या है? टी संज्ञक आ, टी संज्ञक वर्ण है ये हमारा। आ जो है कर्क का जो आ है ये टी संज्ञक वर्ण है। और अंधु का जो आ है ये आदि स्वर का, परवर्ती स्वर का आ है। तो कह रहे हैं पूर्ववर्ती स्वर का जो टी होता है, यानी जो ये टी संज्ञक वर्ण आ है, ये परवर्ती स्वर यानी बाद वाले स्वर आ में क्या हो जाता है? मिल जाता है। यानी ये आ इसी आ में क्या हो गया? मिल गया। और जब मिल गया तो कोई संधि नहीं होगी। यानी आ का आ में जब मिला, यानी टी संज्ञक जो आ है ये अंधु के परवर्ती स्वर का जो आदि स्वर आ है इसमें जब मिल गया तो कोई संधिजन्य कार्य, आगे लिखा है कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता। कि जानी जब टी संज्ञक आ परवर्ती शब्द के आदि स्वर आ में मिल जाता है तब कोई संधि नहीं होती है, आ का आ ही रह जाता है। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? कर्क अंधु ही बनेगा। जब इसमें कोई संधि ही नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? कर्क धन अंधु, कर्क अंधु ही बनेगा। और किस वार्तिक से, किस वार्तिक से बनेगा कर्क अंधु? सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक से, पररूपम वाच्यम से। सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम वार्तिक से हमारा ये करकंधु बना। और वैसे यहाँ एक संधि का नियम और लग रहा है। किस संधि का नियम लग रहा है यहाँ? यहाँ जो है दीर्घ संधि का नियम भी लग रहा है। कैसे लग रहा है दीर्घ संधि? दीर्घ संधि हमारी क्या कहती है? यदि अक के बाद समान वर्ण आए, अक माने आ ई उ री री, ये अक कहलाते हैं। और अक के बाद फिर से समान वर्ण आए, यानी अक के बाद यानी आ ई उ री री के बाद फिर से आ ई उ री री आवे तो उनका सवर्ण दीर्घ हो जाता है। किस सूत्र से? अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आ के बाद आ आया है तो इसका दीर्घ होके जब बड़ा आ बनेगा तो करकांधु हो जाएगा। लेकिन यहाँ दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा क्योंकि ये सकंध्वादिश पररूपम सकंध्वादिगण के शब्द हैं और इन शब्दों में आगे नीचे लिखा है कि कोई संधिजन्य कार्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा। जब दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? करकंधु बन जाएगा। ये जो करकंधु है ये दीर्घ संधि का अपवाद है। क्या है? ये करकंधु शब्द दीर्घ संधि का अपवाद है और सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम से पररूप संधि हो गया है। आ गया समझ में? हम आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए हमसे, हम ज़रूर बताएंगे उसको। फिर अगला उदाहरण हमारा है सकंधु। पहला उदाहरण तो सकंधु ही था लेकिन हम करकंधु समझा दिए। सकंधु, सकंधु शब्द आ गया। यहाँ देखिए सकंधु आया है तो उसी सकंधु शब्द, सकंधु का जब हम विच्छेद करेंगे तो सक धन अंधु हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा? सक धन अंधु। सक धन अंधु में सक के का में क्या है? आ है, क्योंकि हर व्यंजन वर्ण में स्वर मिला होता है तो इस का में भी स्वर है और वो कौन सा स्वर है? हरस्व आ है। उसके बाद अंधु शब्द है, अंधु का भी आ है। अब यहाँ सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम वार्तिक कहता है सकंध्वादि ऋषि के अनुसार
परवर्ती शब्द जो अंधु है, इस अंधु का जो क्या है, आदि स्वर है, यानी अंधु का जो आ है, यही अस्तित्व में केवल रहता है। केवल अस्तित्व में यही आ ही रहता है। पूर्ववर्ती स्वर जो सक है, इस सक का जो आ है, आ ये क्या है, टी संज्ञक वर्ण है। आ कैसा वर्ण है, टी संज्ञक वर्ण है, क्योंकि सक का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो सा से आ निकाल लेंगे तो हलंत युक्त सा लगाएंगे। फिर का से भी आ निकालेंगे तो का के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर आ। ये स अ का आ, ये सक का वर्ण विच्छेद है। अचो अंत्याद टी से किसकी टी संज्ञा होगी, अंतिम अच जो आ है, इसकी कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है। जब इस आ की टी संज्ञा हो गई तो ये हमारा आ कैसा वर्ण हो गया, क्योंकि इसी सक से हमने आ को निकाल लिया है का से, तो ये का आ हमारा टी संज्ञक वर्ण हो गया। तो कह रहे हैं ये जो टी संज्ञक वर्ण है, ये परवर्ती स्वर जो आ है उसी में जाके मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो कोई संधि नहीं होगी। जब कोई संधि नहीं होगी तो सीधे सीधे क्या शब्द बन जाएगा, सकंधु बन जाएगा। सकंधु का भी मतलब है, अर्थ है सक राजाओं का कुआं। सक राजाओं का कुआं, अंधु का मतलब कुआं होता, अंधु का अर्थ कुआं। और यहाँ इससे पहले कौन सी संधि, एक संधि यहाँ भी होगी। कौन सी संधि, यदि आ के बाद आ आए, समान वर्ण आ रहा है, इसलिए अकह सवर्णे दीर्घा से यहाँ दीर्घ संधि का नियम लग रहा था, लेकिन उस दीर्घ संधि का बाध्य कर देता है कौन सा सूत्र, सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम। ये वार्तिक जो है दीर्घ संधि का बाध्य करके कहता है नहीं, यदि क्या है, सकंध आदिगण का कोई शब्द है और उसके अनुसार क्या होता है, परवर्ती शब्द का आदि स्वर ही अस्तित्व में केवल रहता है, और पूर्ववर्ती जो स्वर है उसका जो टी होता है, यानी पूर्ववर्ती स्वर का जो लास्ट वर्ड टी संज्ञक है, वो परवर्ती शब्द के आदि स्वर में क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसी में समा जाता है, और उसके आगे कोई संधि जन्य कार्य नहीं होता है। जब कोई संधि नहीं हो गई तो ये हमारा सक धन अंधु बराबर सकंधु ही रहेगा। ये भी दीर्घ संधि का अपवाद है सकंधु, सक राजाओं का कुआं। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम अगला उदाहरण, इसी में है एक और, कुलटा। अगला उदाहरण हमारा क्या है, कुलटा है। कुलटा, कुलटा का भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुलटा का संधि विच्छेद कुल धन अटा हो जाएगा। कुल धन अटा, कुल का जो ला है व्यंजन है, जब ये व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण में स्वर मिला होता है, तो इस ला का हम आ अलग कर लेते हैं। आ को जब हम अलग कर लिए और दूसरा शब्द हमारा क्या है, अटा, यही परवर्ती शब्द अटा का आ भी है, तो सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम वार्तिक का यहाँ नियम लग के क्या होगा, कुलटा शब्द ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो परवर्ती शब्द का आदि स्वर है वही अस्तित्व में केवल रहता है। पूर्ववर्ती स्वर का जो टी है ये आ टी संज्ञक है, क्योंकि आ कैसा वर्ण है, टी संज्ञक वर्ण है। क्योंकि कुल का जब हम विच्छेद करेंगे, का से ऊ को निकालेंगे तो का के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर ला को अलग करेंगे, ला के आ को अलग कर लेंगे तो ला के नीचे हलंत करेंगे, का ऊ ला आ, कुल हो गया। तो कुल में जो अंतिम स्वर है, लास्ट वाला जो स्वर है वो कैसा स्वर कहलाता है, अचो अंत्याद टी से उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। जब इस आ की टी संज्ञा हो गई तो ये टी संज्ञक वर्ण मान लिया गया आ, और यही आ अपने परवर्ती शब्द के आदि स्वर में जाके मिल गया, तो जैसे के तैसा शब्द बना, कुल धन अटा कुलटा ही
बना। किस सूत्र से? सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से। सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से हमारा ये कुल धन अटा कुलटा ही बना। यहाँ भी दीर्घ संधि का नियम लग रहा था, क्योंकि आ के बाद आ है तो अकह सवड़े दीर्घा से दीर्घ आ भी हो जाता तो कुल आटा बन जाता। क्या बन जाता? कुलाटा। तो कुलाटा कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा। उस दीर्घ संधि का बाध्य कौन सा शब्द सूत्र कर रहा है? सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा शब्द बन गया? कुलटा बन गया। अगला उदाहरण हमारा है, चौथा उदाहरण हमारा है मनीषा। मनीषा शब्द, मनीषा में कौन सी संधि है? पररूप संधि है। मनीषा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो है हमारा संधि हो जाएगा मनस्य। मनस्य धन ईसा। मनस्य धन ईसा हो जाएगा हमारा संधि विच्छेद। मनस्य धन क्या हो जाएगा? ईसा। अब हम मनस्य का पहले वर्ण विच्छेद करते हैं, देखते हैं इसमें किसकी टी संज्ञा होती है। तो मनस में कितने शब्द हैं? माँ है। माँ से जब हम आ निकाल लेंगे, ये माँ हलंत युक्त हो जाएगा। फिर क्या है? ना है। ना से भी हम आ को अलग कर लिए तो ना के नीचे हलंत लगाएंगे। उसके बाद सा है। सा पहले से हलंत युक्त शब्द है, इसका मतलब इस सा में जो है आ नहीं है, ये सा आधा है। सा कैसा शब्द है? बड़ है, आधा बड़ है, यानी इस सा में स्वर नहीं मिला है। तो मा आ ना आ स, मनस का ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब इस मनस में टी संज्ञा किसकी होगी? इस मनस में किसकी टी संज्ञा होगी? तो अचो अंत्याद जो टी है वो कहता है शब्दों में जो अंतिम स्वर होता है उसकी टी संज्ञा हो जाती है। तो माँ के बाद आ, ये भी स्वर है। ना व्यंजन है, ना के बाद आ, ये भी स्वर है। फिर आ के बाद सा है, ये कैसा सा वर्ण है? सा व्यंजन वर्ण है। लेकिन टी संज्ञा किसकी कर रहा है? सूत्र अचो अंत्याद टी किसकी टी संज्ञा करता है? अंतिम अच की टी संज्ञा करता है। अंतिम अच, अच का मतलब अंतिम स्वर। तो म अ न अ सा में अंतिम स्वर कौन है? तो म अ न अ सा में जो अंतिम स्वर है वो ना का आ है। वो ना का जो आ है यही हमारा अंतिम स्वर है। लेकिन इस स्वर का तो टी संज्ञा होगी, लेकिन इसके बाद साथ व्यंजन वर्ण भी तो आया है। अब व्यंजन का क्या होगा? तो कह रहा है, उस सूत्र कहता है अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, लेकिन अगर अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन हो तो समूल वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। यानी ये अंतिम अच की तो टी संज्ञा होगी, लेकिन यदि कोई व्यंजन है तो व्यंजन भी क्या हो जाएगी? उस व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाएगी। यानी ये अस की, आस की क्या हो गई? टी संज्ञा होगी। अस की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा होगी। तो मनस में जो अस है हम अलग करेंगे, क्योंकि ये सा व्यंजन है और हलंत युक्त है, इसका मतलब आधा है। तो ना का आ टी संज्ञक है और टी संज्ञा के बाद व्यंजन सा आया है, इसलिए अस की टी संज्ञा होगी। ये अस हमारा क्या है? टी संज्ञक वर्ण है। अस कैसा वर्ण है? टी संज्ञक वर्ण है। उसके बाद ईसा आया है। अब परवर्ती शब्द जो ईसा है, यानी बाद वाला शब्द जो ईसा है, उस परवर्ती शब्द का जो पहला वर्ण है इसी का केवल अस्तित्व रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सूत्र कह ही रहा है कि परवर्ती शब्द का आदि स्वर यानी पहला जो स्वर है वही अस्तित्व में रहता है। और पूर्ववर्ती जो स्वर है यानी मनस पूर्ववर्ती शब्द है, इस पूर्ववर्ती स्वर का जो टी होता है तो मनस में किसकी टी हो रही है? अस की टी संज्ञा हो रही है। इस अस की, मनस के अस की क्या हो रही है? टी संज्ञा हो रही है। टी संज्ञक वर्ण है। तो ये टी संज्ञा पूरा हमने अस लिख दिया। तो ये जो अस है
ये किसमें मिल जाएगा? बाद वाला स्वर यानी परवर्ती स्वर का जो आदि स्वर ई है, इसी ई में मिल जाता है और कोई संधि वहाँ नहीं होती है। जब ये अस किसमें मिल गया? ये टी संज्ञक वर्ण जो अस है, ये किसमें मिला? ई में जब ये मिल गया तो यहाँ कोई संधि नहीं होगी। जब कोई संधि नहीं होगी तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मनस। मनस ईसा, यही है ना? मनस ईसा है। हम इनको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अस है, जो मनस का अस है वो किस में मिल गया है? ई में मिल गया। जब ई में मिल गया तो इस अस का अस्तित्व खत्म नहीं हो गया, ये अस्तित्व ही समाप्त हो गया अस का। जब अस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो किसका अस्तित्व केवल बचा? परवर्ती शब्द का जो आदि स्वर है वही अस्तित्व में केवल रहता है। ये अस का अस्तित्व ही खत्म हो गया, ये गायब हो गया। जब ये अस का अस्तित्व खत्म हो गया तो मन क्या बन गया? मन ईसा। और मन ईसा में को जब हम जोड़ेंगे तो मन, ये जो ई है आया नी ना में, तो ना पे बड़ी की मात्रा लग गई और सा जोड़ दिया तो क्या शब्द बन गया? मनीषा। कैसा शब्द बना? मनीषा शब्द बना। क्योंकि सूत्र ही कह रहा है पूर्ववर्ती स्वर का जो अस टी संज्ञक होता है, पूर्ववर्ती स्वर का जो टी संज्ञा है वो परवर्ती स्वर यानी बाद वाले स्वर में मिल जाता है और इसका अस्तित्व जब ये इसमें मिल जाएगा तो इसका अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे दूध और पानी को जब हम, दूध अलग है पानी अलग है, जब हम पानी को दूध में मिला देंगे तो अस्तित्व किसका बचा? केवल दूध का ही अस्तित्व बचेगा ना। उसमें पानी अलग से थोड़ी ना दिखाई दे रहा है कि यहाँ दूध है यहाँ पानी है। जब पानी को हमने दूध में मिलाया तो केवल दूध का ही अस्तित्व रहा, पानी का अस्तित्व तो खत्म हो गया, तो दूध दूध ही रह गया। उसी तरह से जब ये अस जो टी संज्ञक है, जब अपने बाद वाले स्वर का जो पहला वर्ण ई है इसमें आके समा गया, मिल गया, तो इस अस का क्या हो गया? अस्तित्व ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। केवल ई ही अस्तित्व में रहा। जब ई अस्तित्व में रहा तो मन और ईसा शब्द ही बना, बचा हमारा मन और ईसा। तो मन और ईसा को जब हम एक में मिला देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? मनीषा बन गया। ये मनीषा में कौन सी संधि है? पर रूप संधि है मनीषा में। उसी तरह से कुलटा में भी जो कुलटा का कुल का जो आ है टी संज्ञक है और ये आ जब अटा के आ में समाया जाके मिल गया तो कह रहा है, ये सूत्र खुद ही कह रहा है कि परवर्ती स्वर का जो आदि स्वर है वही केवल अस्तित्व में रहेगा और पूर्ववर्ती जो स्वर टी है वो इसमें मिल जाता है और आगे कोई संधि नहीं होती है। तो ये आ में जब मिल गया तो इस आ का अस्तित्व क्या हो गया? गायब हो गया, खत्म हो गया। जब इस आ का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो केवल आ ही तो बचा और जब केवल आ बचा तो हमारा कुल धन अटा कुलटा ही तो बनेगा। तो कौन सी संधि हो गई? पर रूप संधि हो गई। यहाँ तो अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि का नियम लग रहा था, लेकिन ये दीर्घ संधि का वाद कौन सा वार्तिक कर देता है? सकंध्वा दिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक बाध्य करके यहाँ पर रूप संधि यानी कुलटा सकंधु करकंधु में कौन सी संधि है? पर रूप संधि है। और मनीषा, मनीषा में भी कौन सी संधि है? मनीषा में पर रूप संधि है। बहुत से लोग ये मनीषा को कई बार एग्जाम में गलत किए हैं। मनीषा में कोई दीर्घ संधि, कोई संधि, अक्सर लोग दीर्घ संधि ही लगा देते हैं, लेकिन मनीषा में दीर्घ संधि नहीं है। मनीषा में पर रूप संधि है और ये मनीषा की सिद्धि कुछ सूत्र से हुई? सकंध्वा दिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र से हुई। तो याद रखिएगा, ये जो सकंधु, करकंधु, कुलटा और मनीषा शब्द है, इन शब्दों की सिद्धि सकंध्वा दिशु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से होती है और इसमें कौन सी संधि है? पर रूप संधि है। इसी तरह से ये तो बाबूराम सक्सेना में हमारा कुलटा, सकंधु, करकंधु, मनीषा, लेकिन एक सूत्र, एक उदाहरण और है पतंजलि। पतंजलि लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है, हम इसको भी समझा दे रहे हैं। पतंजलि में कैसे पर रूप संधि है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक बात और हम लोग आपसे कहेंगे हम
कि जैसे हम जिस वार्तिक को पढ़ा रहे हैं उसकी परिभाषा जैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखिए, और जिस तरह से हम उदाहरणों को समझाते हैं उन उदाहरणों को सेम वैसे आप अपने नोटबुक में उतारेंगे तभी समझ में आएगा। और बाबूराम सक्सेना में के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगी। वे सब चीज़ें यहाँ हम सरल भाषा में बता दे रहे हैं, लेकिन बाबूराम को पढ़ेंगे तो जल्दी वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए इस नोट को अपने नोटबुक में जरूर उतार लिया करिए। तो अगली संधि जो अगला जो उदाहरण है उस उदाहरण को भी हम समझा देते हैं आप लोगों को। अगला एक उदाहरण और है, जबकि ये बाबूराम सक्सेना में उदाहरण नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, अक्सर पूछ भी लेते हैं कहीं कहीं। तो ऐसे टीजीटी में तो बाबूराम सक्सेना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। कोई उदाहरण अलग से किसी भी किताब से नहीं पूछा जाएगा, केवल बाबूराम सक्सेना का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है उसको छोड़ करके, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। एक है पतंजलि, एक शब्द है पतंजलि। पतंजलि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि। और पतत धन अंजलि, अब हम देखेंगे पतत का लास्ट का स्वर क्या है? आ है। ये ता लास्ट का स्वर नहीं, ता में स्वर नहीं है, क्योंकि ता के नीचे हलंत लगा, इसका मतलब ये ता व्यंजन वर्ण है और आधा है। तो पतत का जब हम बड़े विच्छेद करेंगे तो पा से क्या निकालेंगे? आ। तो ये पा आधा हो गया, जिसके नीचे हलंत लगाएंगे। फिर ता है, ता को लिखेंगे, ता से आ को निकाल लेंगे तो ता के नीचे हलंत हो गया, आ हो गया। फिर उसके बाद ता है ही है, क्योंकि ता के नीचे ऑलरेडी पहले से हलंत लगा है, इसका मतलब ये ता जो है आधा है। तो पा आ ता आ त, ये हो गया पतत। तो अब इसमें भी हमारा जो लास्ट का जो स्वर है वो कौन सा है? लास्ट का जो स्वर है वो क्या है? प आ त आ ता। लास्ट का स्वर अचो अंत्याद टी से अंतिम अच की जब टी संज्ञा होगी तो प आ ता में अंतिम आ क्या है? ता का जो ए आ है अंतिम आ है, इसकी टी संज्ञा होगी। लेकिन कह रहा है यदि अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन हो तो उस व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाती है, यानी आ और ता दोनों की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। ये जो अत है, ये अत हमारा क्या हो जाएगा? टी संज्ञक वर्ण है। ये अत हमारा क्या कौन सा वर्ण है? टी संज्ञक वर्ण है। उसके बाद अंजलि ही, अंजलि का क्या है? आ है। अंजलि हमारा कौन सा शब्द है? इस सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम वार्तिक से अंजलि हमारा परवर्ती शब्द है। और परवर्ती शब्द का जो आदि स्वर यानी पहला जो स्वर है वो क्या है? आ है। और इस पहले स्वर का ही केवल अस्तित्व में रहना है। पूर्ववर्ती स्वर क्या है? अत है। और ये अत क्या है? टी संज्ञक है। तो ये अत जो है किसमें मिल जाएगा? परवर्ती शब्द का जो स्वर आ है इसमें मिल गया, यानी इस अत का अस्तित्व ही क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जब इस अत का अस्तित्व समाप्त हो गया तो यहाँ कोई संधि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया है इसकी परिभाषा में हमने कि जब परवर्ती शब्द के आदि स्वर में पूर्ववर्ती स्वर जो टी संज्ञक है वो मिल जाता है तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और कोई संधि नहीं होती है। जब कोई संधि नहीं होगी तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पतंजलि होगा, क्योंकि ये अत आ में मिल गया तो अत का अस्तित्व खत्म हो गया। पत आ अंजलि शब्द, अंजलि ही शब्द जोड़ देंगे, पतंजलि, ये हमारा शब्द बन गया। तो पतंजलि में कौन सा संधि है? पर रूप संधि है। तो ये पतंजलि की सिद्धि है। ये पतंजलि जो है
ये उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी का है, बाबूराम सक्सेना का नहीं है, यानी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का ये उदाहरण नहीं है। फिर भी हमने पररूप संधि में आया तो हम समझा दिए इसको कि ये जो है इस पतंजलि में भी कौन सी संधि हो गई, पररूप संधि हो गई। तो ये रहा आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। अब हमारा आगे का जो संधि है वो यण संधि है। यण संधि के बारे में हम कल फिर से आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।